द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि इंसान और पैसे के बीच एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन होता है। इसके कारण कई बार पैसे के मामले में हम अपनी समझ से काम लेने की जगह अपने इमोशंस को हावी हो जाने देते हैं और इरेशनल तरीके से सोचने और काम करने लगते हैं। इसी ह्यूमन बिहेवियर का एनालिसिस देते हुए ऑथर ने हमारी सोच को बेहतर बनाने की कोशिश की है। आज इस वीडियो के जरिए हम इस बुक में दिए गए कुछ आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। यूटिलिटी ऑफ मनी। जैसे जैसे इंसान वेल्थ क्रिएट करता जाता है वैसे वैसे उसके लिए पैसे की यूटिलिटी कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी 10,000 रुपये कमाता है और वो 15,000 कमाने लगे तो उसकी लाइफ में एडिशनल 5,000 रुपये से काफ़ी मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट्स आ सकते हैं। जैसे अपने खाने पीने की क्वालिटी इंप्रूव करना, बीमार होने पर एक बेहतर डॉक्टर को अफोर्ड कर पाना, अगर बहुत कम जगह में रह रहा हो तो थोड़ी खुली जगह में रह पाना। लेकिन अगर कोई इंसान ऑलरेडी 10 लाख रुपये हर महीने कमाता है और वो 15 लाख कमाने लगे तो उस एडिशनल 5 लाख से उसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। उसके पास पैसा तो बढ़ता रहेगा पर चूंकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी ऑलमोस्ट परफेक्ट है तो उसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं बचेगी। ध्यान रखिए कि हम यहाँ मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप कहें कि मैं स्टील की थाली की जगह सोने की थाली में खाना खाने लगा या 50 लाख की गाड़ी की जगह 1 करोड़ की गाड़ी में घूमने लगा तो इसे आप मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हमेशा इस बात से अवेयर रहें कि एक लिमिट के बाद आप कितना भी पैसा और कमा लें, आपको कोई एडिशनल फ़ायदा नहीं मिलेगा। पैसे की सबसे बड़ी यूटिलिटी बस यही है कि वो आपकी लाइफ में इंडिपेंडेंस ला सकता है। मजबूरी में आपको अनचाहा काम ना करना पड़े, आप अपने पसंद का काम करने के लिए आज़ाद रहें, जब चाहें अपनी फैमिली और अपने लिए समय निकाल सकें। बस इससे ज़्यादा पैसा आपको और कुछ नहीं दे सकता। और जब आप अपने टाइम को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे तो आप काफ़ी हद तक खुश भी रह सकेंगे। इसलिए आपके पैसे का बेस्ट यूज़ यही है कि वो आपको इंडिपेंडेंट बनाए। सोशल कंपैरिजन। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि उन्हें कितने पैसे कमाने की ज़रूरत है, तो फिर वो सोशल कंपैरिजन करके अपने पैसे का रिक्वायरमेंट निकालते हैं। वो बस ये देखते हैं कि उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी कितना कमा रहे हैं और फिर उन सब से ज़्यादा या उनके बराबर कमाने का गोल बना लेते हैं। लेकिन इस अप्रोच में दिक्कत ये है कि इस दुनिया में लखपति भी बहुत हैं, करोड़पति भी बहुत हैं और अरबपति भी बहुत हैं। आप कब तक इन सब से आगे जाने के लिए दौड़ते रहेंगे? लाइफ तो आपके पास एक ही है, इसलिए दुनिया में समय भी आपके पास लिमिटेड है। ऐसे में दौड़ते दौड़ते आपकी पूरी लाइफ ही निकल जाएगी और आप चैन की सांस ही नहीं ले पाएंगे। तो सोशल कंपैरिजन करने की जगह आप अपनी असली ज़रूरतों को समझिए और उनके हिसाब से अपनी इनकम बनाने की कोशिश कीजिए। जब एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड बन जाए तो फिर लाइफ में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर भी ध्यान देना शुरू कीजिए, जैसे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, हॉबीज़, पैशंस, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मेंटल पीस, हेल्थ या फिर लाइफ का एक बड़ा पर्पस। मतलब कि अपनी ज़रूरतों की अच्छी तरह से पूर्ति हो जाने के बाद पैसों के परे सोचना शुरू कीजिए और अपने जीवन को एक बड़ा नज़रिया दीजिए। लक फैक्टर। किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर में लक और रिस्क बहुत बड़े रोल्स प्ले करते हैं। बिल गेट्स आज कंप्यूटर की दुनिया का सबसे बड़ा नाम ज़रूर है, पर उनकी सफलता में लक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उनका एडमिशन जिस हाई स्कूल में हुआ था वो उस समय दुनिया का एकमात्र ऐसा हाई स्कूल था जिसके पास एक कंप्यूटर था। 1968 में आम लोग कंप्यूटर का मतलब भी नहीं जानते थे, पर फिर भी उस स्कूल के मैथ टीचर ने बहुत मुश्किल से स्कूल के लिए कंप्यूटर अरेंज किया। इसके बाद भी कंप्यूटर की पढ़ाई को उस स्कूल ने अपने सिलेबस में शामिल नहीं किया था, पर 13 साल के बिल गेट्स फिर भी अपने दोस्त पॉल एलन के साथ उस कंप्यूटर तक पहुँचे और आगे क्या हुआ ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ज़रा सोचिए, UN की रिपोर्ट के हिसाब से 1968 में दुनिया में पढ़ाई की उम्र वाले अराउंड 303 मिलियन बच्चे थे, जिनमें से केवल 18 मिलियन US में रहते थे। बिल गेट्स की वॉशिंगटन स्टेट में इनमें से केवल 2,70,000 बच्चे थे, जिनमें से केवल 1 लाख सिएटल एरिया में थे। इन 1 लाख में से भी केवल 300 बच्चे उस हाई स्कूल में गए और उनमें से एक थे बिल गेट्स। मतलब हर 10 लाख में से केवल एक ही बच्चे की किस्मत ऐसी थी जो ऐसे स्कूल में पहुंच पाए जिसके पास कंप्यूटर लेने के लिए पैसा और बड़ी सोच दोनों एक साथ थी। तो अगर आप वेल्दी बनना चाहते हैं तो बड़े बड़े बिलियनर से इंस्पिरेशन ना लें, क्योंकि उनके जितना बड़ा लक फैक्टर मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसकी जगह ऐसे तरीके अपनाएं जिनमें वेल्थ क्रिएशन के अच्छे खासे चांसेस हों, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या फिर कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जो पोर्टर के 5 फोर्सेस वाले मॉडल को या 5 मार्केट मस्ट हैव्स वाले मॉडल को फुलफिल करे। इन दोनों टॉपिक्स पर आपके लिए मैंने पहले ही वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं।
लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। द साइकोलॉजिकल टोल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पिछले सेक्शन में हमने बात की कि वेल्थ क्रिएशन के हमें ऐसे तरीके चुनने चाहिए जो आमतौर पर सफल हो ही जाते हैं, और ऐसे तरीकों की लिस्ट में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और उसी के साथ बात शुरू हो जाती है वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट ने हमें दिखाया है कि भले आप एक एवरेज इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, पर अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक बनाए रखेंगे तो आपका पैसा कंपाउंड होता ही चला जाएगा। वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ अराउंड 20% पर ईयर की हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी है पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। उनके कंपैरिजन में हेज फंड मैनेजर जिम साइमंस ने 66% पर ईयर की ग्रोथ अटेंड की है, लेकिन इसके बाद भी जिम साइमंस वॉरेन बफेट से 75% कम वेल्दी हैं। इसका कारण ये है कि वॉरेन बफेट ये 20% का एनुअल रिटर्न ऑलमोस्ट 80 साल से ले रहे हैं। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। साइमंस को अभी इसका आधा समय भी नहीं हुआ। तो वॉरेन बफेट केवल ज़्यादा टाइम इन्वेस्टेड रहकर दुनिया के वेल्दीएस्ट लोगों की लिस्ट में आ गए। पर यह बात सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट के लाइफ टाइम में कई तरह की सिचुएशंस आती हैं जो आपको मार्केट से पैसे निकालने के लिए मजबूर कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोविड की शुरुआत में दुनिया भर के मार्केट्स इतने भयंकर क्रैश हुए कि अच्छे इन्वेस्टर्स के पसीने छूट गए। लोन लेकर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वालों के पास तो लॉस बुक करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऐसे ही जब मंदी का दौर चलता है तो मार्केट सालों तक रिटर्न्स ही नहीं देता और इन्वेस्टर को डाउट होने लगता है कि कहीं उसने स्टॉक मार्केट में पैसे डाल के गलती तो नहीं कर दी। वहीं जब मार्केट अपनी ऊंचाइयों को छूता है तो लोग लालच में आकर अपनी पूरी सेविंग्स मार्केट में डाल देते हैं। फिर मार्केट गिर जाता है तो उसके उठने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर इस टाइम पर जब पैसे की ज़रूरत आती है तो फिर गिरे हुए मार्केट से लॉस में पैसे निकालते हैं। इसलिए अगर आपके पास पेशेंस है तो ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए और बीच में पैसा निकालने के लिए कभी मजबूर ना होना पड़े, इस बात को ध्यान में रखिए। मार्केट हमेशा आपके इमोशंस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को चैलेंज करता रहेगा, और ये सारे मेंटल स्ट्रेस को झेलने के लिए आप तैयार होंगे तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके काम आ पाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। जब लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में घुसते हैं तब उन्हें एक मिसकंसेप्शन ये भी रहता है कि उनके सारे स्टॉक्स लंबे समय तक अच्छे रिटर्न्स ही देंगे। जबकि अगर हम वॉरेन बफेट को ही देखें तो पाएंगे कि उनके 400-500 स्टॉक्स में से कुछ 10-12 शेयर्स ने ही बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए हैं। उनके पार्टनर चार्ली मुंगर खुद बताते हैं कि अगर आप बर्कशायर हाथवे के कुछ टॉप इन्वेस्टमेंट्स हटा दें तो उनकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बस ठीक ठाक ही निकल कर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी से बड़ी नामी गिरामी कंपनियां भी फेल होने के चांसेस रखती हैं। एटलस साइकिल्स, वीडियोकॉन, येस बैंक, ऐसे बहुत से स्टॉक्स की प्राइस हिस्ट्री देखकर आप इस बात को खुद ही समझ सकते हैं। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो ये हमेशा याद रखें कि आपके बहुत से इन्वेस्टमेंट्स गलत भी साबित होंगे, लेकिन अगर उनमें से कुछ ही सुपर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप काफ़ी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये थे कुछ लेसन्स द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए।